हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले मैंने बना दिया है और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी फ्रेंड्स। एक तो मैंने आपको मनी की डेफिनेशन बताई थी और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमको मनी बनानी पड़ी। तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट 2 में बेसिकली मैं आपको 2-3 टॉपिक कराऊंगा। पहला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा टाइप्स ऑफ मनी, दूसरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगा आपकी मनी सप्लाई के मेजर्स और तीसरा टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइप्स ऑफ मनी से। तो मनी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में जब मनी आती है मतलब उनके दिमाग में वर्ड आता है मनी, तो उनके दिमाग में सिर्फ कॉइन्स आते हैं या नोट्स आते हैं, मतलब हमारे करेंसी कॉइन्स या करेंसी के नोट। लेकिन मनी के जो टाइप होते हैं वो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, हालांकि ना तो वो कॉइन है ना वो नोट है, लेकिन फिर भी वो मनी कहलाएगा क्योंकि अपने क्रेडिट कार्ड की हेल्प से भी आप चीज़ें खरीद सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपके पेटीएम में या फ़ोन पे में या गूगल पे में जो पैसे हैं वो भी मनी कहलाएंगे, जबकि ना तो वो आपके पास कोई सिक्का है ना ही आपके पास कोई नोट है। तो मनी के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में आते हैं। तो बेसिकली मनी के 4 टाइप हमने डिराइव कर रखे हैं। पहला टाइप जो दोस्तों होता है वो होता है आपका फुल बॉडीड मनी। ठीक है, फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है हिंदी में पूर्णकाय मुद्रा। तो जब हमने मनी बनाने के बारे में सोचा दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आए सिक्के, क्योंकि उस समय हम नोटों के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया कि भाई अगर आपको 1 रुपये का सिक्का बनाना है तो आप 1 रुपये की चांदी लीजिए और उस चांदी को उस सिक्के में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि फुल बॉडीड मनी जो होती है दैट मनी वोज मनी वैल्यू इज इक्वल टू इट्स कमोडिटी वैल्यू। मतलब उस चीज़ को बनाने में जो मेटल लग रहा है उसकी वैल्यू और उस कॉइन पे मेंशन की गई वैल्यू बराबर बराबर होगी। कहने का मतलब अगर आप एक चांदी के सिक्के को, जो कि कॉलोनियल टाइम पे मतलब ब्रिटिश शासन काल में बनता था, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपये है तो अगर आप उस सिक्के को मेल्ट कर दोगे, पिघला दोगे और उसके बाद उसकी चांदी को बेचोगे तभी भी आपको 1 रुपया ही मिलेगा। तो पहले के टाइम पे मनी का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई जितनी उस पर मात्रा अंकित की गई है, मतलब 5 रुपये का अगर सिक्का है तो उसकी धातु को पिघला के भी आपको 5 रुपये मिलेंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी तो यह है। दूसरा है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी दोस्तों वो मनी होती है दैट मनी वोज मनी वैल्यू इज हायर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि उस पर छापा गया मूल्य उसको बनाने में लगने वाले धातु या कागज के मूल्य से अधिक होगा। उदाहरण के लिए अभी आपके पास मान लीजिए 10 रुपये का एक सिक्का है। अगर आप उस 10 रुपये के सिक्के को पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद उसके मेटल को बेचते हैं तो आपको 10 रुपये नहीं मिलने वाले। अगर आपके पास एक 2000 का नोट है और उस नोट के कागज़ को आप बेचते हैं या उसके ऊपर जो सिल्वर फॉइल है उसको बेचते हैं तो आपको 2000 रुपये नहीं मिलने वाले। इसका मतलब क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिस पर अंकित किया गया मूल्य, मतलब उसके फेस पर दिखाया गया मूल्य, उसको इस्तेमाल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल के या कागज़ के मूल्य से कहीं ज़्यादा होता है और ये मनी आज के टाइम पे चलती है। तीसरी मनी दोस्तों होती है फिएट मनी। फिएट मनी को हिंदी में कहा जाता है आदेश मुद्रा। तो फिएट मनी कौन सी मनी है? इट इज़ दैट मनी विच इज़ इशूड एट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये वो मनी है जो सरकार के ऑर्डर पे गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आरबीआई इशू करता है। समझ में आपको? जैसे हमारे करेंसी के नोट हो गए, 10 का नोट हो गया, 20 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, ये सारी मनी कहलाती है फिएट मनी, क्योंकि ये मनी लीगल टेंडर में, इसीलिए इसको लीगल मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये मनी जो है सरकार के आदेश पर आरबीआई ने जारी की है। इसके बाद दोस्तों जो चौथी मनी होती है उसे हम कहते हैं फिड्यूशरी मनी। अब ये फिड्यूशरी मनी क्या होती है? फिड्यूशरी मनी का मतलब वो मनी जो सरकार ने तो जारी नहीं करी, लेकिन ये लेने वाले और देने वाले के आपसी विश्वास पर आधारित होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट।
ठीक है। मान लीजिए आप किसी जगह पे काम करते हैं तो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आपके मालिक ने आपको एंड ऑफ द मंथ 10,000 रुपये का एक चेक दे दिया काट के। तो आपने इस विश्वास के साथ वो चेक ले लिया कि भाई जब मैं इस चेक को बैंक में डालूंगा तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे। एक्चुअली में वो चेक ना तो कॉइन है ना वो नोट है। दैट मीन्स अगर आप उस चेक को लेके कहीं पे जाते हो सामान खरीदने के लिए तो कोई आपको सामान नहीं देगा। आपने तो वो चेक इस विश्वास पे ले लिया अपने मालिक से कि जब मैं इस चेक को बैंक में डालूंगा तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिड्यूशियरी मनी का मतलब वो मनी होती है जो लेने वाले और देने वाले के मतलब रिसीवर और पेई के म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। इट इज दैट मनी विच इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ पेई एंड रिसीवर। तो ये बेसिक था आपका कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ मनी का। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ मनी। अब जरा कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको मनी के बारे में और बताने वाला हूं, उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में दो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई करता कौन है, मतलब जो पैसे छप रहे हैं या जो करेंसी बन रही है उस करेंसी की सप्लाई कहाँ हो रही है। तो एक तो बेसिक चीज़ आपको पता होगी, सबको जनरली पता होती है कि भाई हमारे देश में करेंसी सप्लाई करने का जो मोनोपोली है वो किसके पास है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे देश में जो मनी सप्लाई है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है आरबीआई के द्वारा, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको और दिमाग में रखनी है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई सारी जो करेंसी आरबीआई छाप रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरबीआई के साथ साथ आप देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मनी की सप्लाई कर सकती है। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ कॉइन्स बना सकती है, ठीक है, एंड 1 and 2 रुपये नोट। मतलब कॉइन्स को हम अगर ले लें बेसिकली, क्योंकि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मतलब कॉइन्स बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मिंट में कॉइन्स बना सकती है। लेकिन जो बड़े नोट होते हैं जैसे 50 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, 500 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो गया, ये सारे के सारे नोट जो होते हैं वो आरबीआई सप्लाई करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमारे देश में मनी की सप्लाई होनी कितनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये आता है कि भाई जब मनी की सप्लाई हम खुद ही करते हैं, आरबीआई करता है, तो हम क्या करें, हम जितनी ज़रूरत है उतनी मनी सप्लाई कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापे, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे। इससे क्या होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन ये गलत चीज़ है। अगर आप मनी की सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा कर देंगे तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि हमारे पास जो नोट हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। दोस्तों, नोटों की क्वांटिटी बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमको सामान महंगा मिलने लग जाएगा। इसीलिए आरबीआई हमेशा जब नोट छापता है नए, तो बड़े ध्यान से वो नोट छापता है कि कितने नोट छापने चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वह आइडियल सप्लाई क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज दैट सप्लाई ऑफ मनी और करेंसी एट विच द गुड्स एंड the services can be bought at their market prices। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमको सिर्फ उतनी ही मनी छापनी चाहिए, उतने ही नोट छापने चाहिए जिससे हमारे मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको उनके मार्केट प्राइजेस पे ख़रीदा जा सके। एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि अगर हमारे मार्केट में 100 रुपये का सामान है और हमने 200 रुपये छाप दिए, तो इसका एक सिंपल सा इम्पैक्ट ये होगा कि वो सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि जब सेलर को पता है कि सामने वाले के पास 200 रुपये है तो उस सामान को 100 रुपये में क्यों बेचेगा, वो उसको 200 रुपये में बेचेगा। दूसरी चीज़, अगर जितने रुपये का सामान है उससे कम नोट छापे जाते हैं तो कुछ सामान नहीं बिकेगा, तो ये भी प्रॉब्लम है।
तो आरबीआई हमेशा एक एस्टीमेट लगाता है कि मार्केट में जो हमारा सामान है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और वो उसके हिसाब से ही मनी की सप्लाई करने की कोशिश करता है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई मनी की सप्लाई करता कौन है, और जो मनी है उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, आइडियल सप्लाई कितनी होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब आरबीआई जो है, आरबीआई ने 1977 में 4 ऑल्टरनेटिव एम्स को यूज करा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई है उसको 4 एम के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और M4। तो अब M1 में क्या क्या आता है, देखिए M1 में आता है करेंसी विद पब्लिक, मतलब हमारे पास जो पैसे हैं कॉइन्स और नोट के फॉर्म में। डीडी का मतलब दोस्तों है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। तीसरा आता है ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। तो M1 का मतलब है हाई पावर्ड मनी, मतलब वो मनी जिसकी लिक्विडिटी का लेवल सबसे ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत पड़ने पे हम इसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम जिस तरह से एक नॉर्मल बैंक में अपने पैसे जमा कराते हैं, वैसे ही हम पोस्ट ऑफिस बैंक्स में भी पैसे जमा करा सकते हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस भी एक तरह से बैंक की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है पैसे जमा कराने के लिए। पहले के टाइम पे जब बैंक्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे तो उस समय लोग पोस्ट ऑफिस में ही अपने पैसे जमा कराया करते थे। तो M2 के लिए हम क्या करेंगे, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। फिर आता है दोस्तों M3। अब M3 में क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। और ये बैंक्स कौन से हैं दोस्तों, ये है कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, टाइम डिपॉजिट का मतलब यहाँ पर है फिक्स डिपॉजिट। तो जब हम M1 में कमर्शियल बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है आपका M3। और लास्ट में आता है M4 निकालने के लिए हम M3 में ऐड कर देते हैं टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। तो इस तरह से हम हमारी कंट्री में जितनी भी मनी है, ठीक है, उसको M1, M2, M3 या M4 के अंदर पूरा का पूरा इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको सिर्फ M1 पर ही फोकस करना है। बाकी जो M2, M3 और M4 है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको समझाना था तो मैंने समझा दिया। लेकिन याद करने के पर्पज से सिर्फ M1 को ही आप दिमाग में रखिएगा, जिसे हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। इसके पार्ट्स याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में एक नंबर के पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में क्या बताया, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ मनी के बाद मैंने आपको बताया मनी सप्लाई कौन करता है, कितनी की जानी चाहिए, और साथ साथ अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये हमारा जो है मनी का दूसरा पार्ट था, मनी एंड बैंकिंग में मनी का दूसरा पार्ट। अब अगली क्लास जो मैं आपको लूँगा उसमें मैं आपको फंक्शंस ऑफ मनी बताऊंगा, और वो हमारी जो है मनी के लिए कंक्लूसिव क्लास रहेगी, मतलब आखिरी क्लास रहेगी। तो हमने 3 पार्ट में मनी को पूरा का पूरा कवर कर लिया, उसके बाद हम बैंकिंग करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।